Hello everyone, good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. आज सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है जहां पर हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में जीएस पेपर 2 अगेन इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे, इंडिया यूके डिफेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तीसरा आर्टिकल बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में है। वी विल टॉक अबाउट दिस। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली 2024 के आपके नेशनल इलेक्शन होके हटे और एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इंडिया के अंदर 46% जो एमपीज हैं वो उनके ऊपर किसी ना किसी तरह का क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 29% तो ऐसे हैं इसमें से जिनके ऊपर सीरियस क्राइम, मर्डर, रेप और करप्शन जैसे चार्जेस इन्फोर्स किए गए हैं। अब देखिए, यहां पर इसी कंटेक्स्ट में आपका आर्टिकल है जहां पर यह कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आता है जहां पर कहा जाता है कि लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए इन लोगों के ऊपर जो किसी भी तरह के केसेस में, सीरियस केसेस में कॉन्विक्टेड हैं, क्योंकि वो वापस इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है आपका, जहां एक लॉ तोड़ने वाले पर्सन को हम लॉ मेकिंग पोजीशन पे रखते हैं। तो ये एथिकल और मोरल एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो कहते हैं इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसको गवर्न करता है, जिसका सेक्शन 8 इससे डील करता है। सेक्शन 8 क्लॉज 3 में यह साफ साफ कहा गया है कि एक पर्सन जिसको 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा हो तो उसको जितनी सजा हुई है और प्लस 2 साल 6 साल तक उसको इलेक्शन लड़ने पे डिस्क्वालिफिकेशन लगाई गई है। अब इसी में सेक्शन 8 क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी ने सीरियस क्राइम किया, उसके लिए वो कॉन्विक्ट होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस किया किसी ने तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है सेक्शन 8 क्लॉज 2 के अंडर। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने रिसेंटली कहा कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम की जरूरत नहीं है, हमारा जो प्रेजेंट लीगल सिस्टम है वो सफिशिएंट इनफ है, ये डिटरेंस क्रिएट कर सकता है। अब देखिए, यहां एक बात ये आती है कि वेरियस ओकेजन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि जैसे लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कॉन्विक्ट होता है तो इमीडिएटली उसे अपना पब्लिक ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। मोर ओवर यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इन केस अगर कोई पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको यह बताना होगा कि उसके क्या क्रिमिनल मैटर्स अभी पेंडिंग है। एंड अगेन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट देते हुए कहा था कि भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एसेट्स, लायबिलिटी ये एक कैंडिडेट को बतानी पड़ेगी ताकि जो वोटर्स है उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये वायलेट ना हो। क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 वोटिंग को कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेट करता है। एंड चॉइस के लिए यहां पर कैंडिडेट के बारे में डिटेल होना बहुत जरूरी है। देन यहां पर आता है कि भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, लॉ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो आप, यहां पर फास्टर ट्रायल्स की भी जरूरत है। अब कहते हैं इसमें जब हम बात करते हैं किसी पर्सन को क्या लाइफ टाइम बैन करना है, तो कुछ चीजें हैं जो इसके फेवर में वर्क करती है। जैसे पहली चीज जो इसके फेवर में वर्क करती है वो ये है कि भाई अगर यहां पर देखा जाए तो एक तरह का एथिकल गवर्नेंस के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। कैसे? अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक पर्सन है तो उसके लेजिस्लेटिव डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी उसके बैकग्राउंड से, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि भाई पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो पॉलिटिकल सिस्टम पे बना रहे, उनके ट्रस्ट को हम इनहेंस करें, तो यहां पर हमें क्लीन अप करना पड़ेगा अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसमें डीक्रिमिनलाइज करने के ऊपर हमें फोकस करना होगा। यूके यूएस में तो इवन यहां तक प्रैक्टिसेस हैं कि वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हैं क्रिमिनल्स की एंट्री को पब्लिक ऑफिसेज में। अगर देखा जाए तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आगे चलकर करप्शन, क्रिमिनल एलिमेंट्स, इन सभी चीजों को सपोर्ट करती है। तो यहां पर इस वजह से भी कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज लाइफ टाइम बैन का मतलब है कि आप राइट टू रिहैबिलिटेट इसको वायलेट कर रहे हो। कि भाई अगर एक पर्सन जेल गया है और उस बंदे की विचारधारा में बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको समझना होगा। अगर इसी लॉ के अकॉर्डिंगली चले तो गांधी जी भी बार जेल में गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी कई बार जेल में गए थे, बट ऑल्दो यहां पर वो किसी और चीज के लिए गए थे और ये किसी और चीज के लिए गए। बट यहां आपको समझना होगा कि राइट टू रिहैबिलिटेशन कहीं ना कहीं पार्ट है आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अब इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग लॉ इस चीज को सफिशिएंटली डेटर नहीं करते, एंड मोर ओवर
जो डेमोक्रेटिक राइट है अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको आप वायलेट कर देंगे, एंड प्लस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंडर आता है, आप उसको भी वायलेट करेंगे। अब यहां पर जरूरत क्या है, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को क्या करो, अमेंड करो, उसके अंदर और स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लेके आओ कि अगर जिस तरह से क्राइम जितना स्ट्रिंजेंट होता जाए, आप इस पनिशमेंट को उतना ही बढ़ा दो। सेकंड चीज जो आप यहां पर कर सकते हो, आप यहां पे जितने भी केसेस हैं उनको 1 ईयर के अंदर निपटाने की कोशिश करो, यानी फास्ट ट्रायल के ऊपर फोकस होना चाहिए हमारा, केसेस लंबे नहीं खींचने चाहिए। इन एडिशन टू दिस, इलेक्शन कमीशन को इंपावर करने की जरूरत है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन यहां पर ले सके, पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट कर सके। तो यहां कहा जाता है कि भाई देखो, अगर एक कॉन्विक्टेड इंडिविजुअल एज अ लॉ मेकर वापस आ रहा है, तो यहां पर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें हमें कहीं ना कहीं अपने करंट लीगल सिस्टम को और बेटर करना पड़ेगा, ताकि ये टेम्परेरी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, एक डिबेट होनी चाहिए कि क्या लाइफ टाइम बैन यहां पर होना चाहिए, बिकॉज यहां पर डेमोक्रेटिक राइट्स और एथिकल गवर्नेंस के बीच में हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल, आई होप आपको समझ आया हो। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया यूके डील की। देखिए, अभी रिसेंटली एरो इंडिया करके एक एयर शो चल रहा था, जिसके अंदर यूके के साथ हमने मल्टीपल डिफेंस डील को साइन किया। अब यहां पर क्रिएट किया गया एक ऑफिस, दैट इज एक डेडिकेटेड सेल, डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, जो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा, एंड ये वन स्टॉप सेंटर होगा जहां पर डिफेंस कोलैबोरेशन, प्रोडक्शन में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में इंडिया के साथ मिलकर ऑपरेट करेगा। अब इसमें कई सारे ज्वाइंट प्रोडक्शन डिफेंस सिस्टम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, बट स्पेशल हमारा फोकस है मिसाइल सिस्टम और नेवल टेक्नोलॉजी पे, जहां पर मैनपैट, दैट इज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स, एयर टू सरफेस आपके जो भी मिसाइल सिस्टम होते हैं उनके ऊपर भी फोकस रहेगा, एंड इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शन सिस्टम के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, अगर यूके के साथ हम मिलते हैं तो इससे हमारा मेक इन इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी मेक इन इंडिया के अंडर अभी रीसेंट गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंगली हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अभी आजकल प्रोडक्शन कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम का, तो दैट इज गुड, उसको और ज्यादा हम बेटर कर पाएंगे, एंड यहां पे हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने फुटप्रिंट्स को और बेटर कर पाएंगे। यहां पर कहीं ना कहीं हमारे बायलैटरल डिफेंस टाई जो यूके के साथ है वो इंप्रूव होंगे। देखिए, इसमें आपस में इंटरऑपरेटिबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड यहां पर हमारी डिफेंस पार्टनरशिप भी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। अब जो रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए इसमें हमारे को काफी फायदा होगा, जैसे एयर डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज, एंड इवन जैसे फाइटर जेट्स आर्सनल्स होते हैं, उसमें भी हम बेटर क्वालिटी के क्या बना पाएंगे, इक्विपमेंट्स बना पाएंगे, तो इससे ओवरऑल इंडिया के डिफेंस सेक्टर को भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि हम यूके के साथ कुछ ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। 2015 में हमने डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किया था। फिर अजय वॉरियर करके हमने मिलिट्री एक्सरसाइज एक दूसरे के साथ कंडक्ट करनी स्टार्ट की थी 2019 में। 2022 में हमने कोड के ऊपर फोकस किया नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन के। देन 2023 में हम माइन टाइम सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस के अंदर अपने कॉपरेशन को इंक्रीज करने की बात करते हैं। एंड अभी अगर हम बात करें डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया के अंडर, हम कहीं ना कहीं मिसाइल प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। अब यूके के अलावा हम बहुत सी कंट्रीज के साथ भी डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट ठीक है, बट यूके अब इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ब्रिक एग्जिट के बाद से आप ये मान के चलो कि यूके अनसर्टेनिटी वाली इकोनॉमी हो चुकी है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी उनकी फ्लरिश नहीं कर रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। इवन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के कारण कई बार प्रोजेक्ट बहुत लंबे लंबे समय तक लटक जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी हर्डल है हमारे सामने। एंड अभी के लिए आप मान के चलो हम अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं डिफेंस के लिए, बट यूके इटसेल्फ एक छोटा सा देश है, उसके पास इतनी बड़ी मार्केट है नहीं, तो ये भी एक चैलेंज है। तो यहां पर हो सकता है कि आने वाले समय में हम मिलिट्री एक्सरसाइज को और ज्यादा बूस्ट करें, साइबर सिक्योरिटी और एआई के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, एंड नेवल कॉपरेशन को हम प्रमोट करेंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है इस पूरे। टॉक अबाउट बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देखिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो यहां पर ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो नॉर्मली आपको हर इंसान में देखने को नहीं मिलता है। 40 लाख में से किसी एक पर्सन को वर्ल्ड वाइड ये होता है। अब मुंबई के अंदर अगर हम बात करें, ये काफी कॉमन है, इंडिया के अंदर खासकर,
जहां पर 10,000 में से किसी एक पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। बीमारी भी क्या है, ये एक ब्लड ग्रुप है, जिस ब्लड ग्रुप को हम एच करके डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्मली ए, बी, ओ और ए बी ग्रुप्स आपने सुने, तो ये उससे अलग एक एच करके ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इनमें से किसी का भी ब्लड इस पर्सन को दे दिया जिसके अंदर आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो इस पर्सन के ब्लड के अंदर क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, पर्सन की डेथ हो सकती है। यूरोप में ये बीमारी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, 10 लाख में से किसी एक पर्सन को होता है एंड इसमें ये लैक करते हैं एच एंटीजन को। तो यहां पर आपको समझना होगा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत मुश्किल होता है किसी और ब्लड ग्रुप से। बट अभी ऐसा हुआ है कि पहली बार हमने किडनी ट्रांसप्लांट किए एक इंडिविजुअल में जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता था और वो सक्सेसफुल हो गई है। तो इस वजह से ये आपका ब्लड ग्रुप अभी न्यूज में था। तो याद रखना, जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में आता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए प्लस है, ए बी प्लस है एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप एच ये सिर्फ अपने ही ग्रुप से ब्लड ले सकता है और किसी से ब्लड नहीं ले सकता। तो यहां पर क्योंकि इसके अंदर एंटी एच एंटीबॉडीज लेवल काफी हाई होता है, इस वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो वैसे ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे एक फ्यूचर का हमारा रास्ता तैयार हो जाता है इन लोगों के लिए कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह डेवलप करने के लिए। एंड मोर ओवर ये रेयर ब्लड ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी टेक हो सकती है समय में, जो हमारे को पॉसिबली बाकी ट्रांसप्लांटेशन में भी हेल्प कर सकती है। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आज के आर्टिकल समझ आए हो। तो आज के लिए इतना ही था। मैं विवेक शर्मा आना चाहूंगा।